वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों। फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए है जिन्होंने भी अगस्त के महीने के है ना मॉनसून के बढ़िया बढ़िया ऑफर मिस कर दिए हैं। कोई बात नहीं यार, 20% फ्लैट डिस्काउंट आप लोगों के लिए मिल रहा है। आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए, डोंट वेट टिल दिसंबर इटसेल्फ टू हैव अ गुड ऑफर, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि दोस्तों की समय रहते अगर आप डिसीजन मेकिंग कर लें तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो तमाम ये कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप जो है एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रताप बैच हो या फिर आपका जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं कलाम बैच जिसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, पेपर 1 एंड पेपर 2 का ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका सीजन 2 अभी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। सीजन 2 शुरू होने वाला है वेरी सून, सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, ठीक है, एंड प्रैक्टिस हार्ड। आज का जो सेशन होगा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा नहीं मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के राजस्थान के, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर में सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको जो है एग्रीकल्चर का नेचर पता होना चाहिए कि कैसा है, राइट। उसके बाद अभी रिसेंटली जैसे इकोनॉमिक रिव्यू आया तो उसके अंदर में पिछले साल से इन्होंने स्टार्ट किया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं उसके बारे में देते हैं। बाकी सारे एग्जामिनेशंस में तो क्लियरली मेंशन्ड होता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, लेकिन पीजीटी वाले एग्जाम में सिर्फ एग्रीकल्चर मेंशन्ड है। दैट मींस व्हाट, वी डू नॉट हैव मच ऑफ ऑप्शन, हमें उसको कवर करना ही है सो दैट अगर क्वेश्चन आता है तो उससे हम कर लेंगे। तो आपके एग्रीकल्चर जोन्स जो हैं वो इसके अंदर में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद में एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर में कौन सी क्रॉप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अगर हम बात करें तो उस टाइप्स ऑफ क्रॉप के अंदर में आपके जो है रबी की क्रॉप्स भी आती हैं। अभी जो है इन दिनों रबी की क्रॉप का जो है हार्वेस्टिंग हो रहा है, खरीफ की क्रॉप भी आती है, राइट। और इन दोनों के बीच की एक क्रॉप आती है जायद, एक हम ये देखते हैं। दूसरा इसमें ही हम जो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज जो है ना वो भी हम करते हैं। जैसे आप देखिए फूड क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ते हैं आप, है ना, आप ऑयल सीड्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप फॉडर की जो क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो वेरियस जो क्रॉप्स होती हैं क्लासिफिकेशन वो हम करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो होगा मेजर क्रॉप्स। इन मेजर क्रॉप्स के अंदर में हमें क्या पढ़ना है, जो हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रॉप्स इसके अंदर में उगाई जाती है। अब इस क्रॉप की स्पेसिफिक जो है ना क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लेटस से, या फिर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, है ना, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप्स, या फिर हम बात करें कि उसका प्रोडक्शन कितना है, या फिर हम बात करें उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। ये तमाम चीजें जो हैं वो हम पढ़ते हैं। हम स्टैटिक की बात करें तब तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एक और इसके अंदर में एस्पेक्ट आ जाता है लेटेस्ट से बेसिकली, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के अंदर में एक और आ जाता है क्या कि गवर्नमेंट के जो आपके स्कीम्स हैं या यूं बोलें कि एंड इनिशिएटिव्स, देखिए डायरेक्टली ये मेंशन्ड नहीं होता है, लेकिन जब इकोनॉमिक रिव्यू आता है या बजट आता है तो उसके अंदर में कोई ना कोई आपकी पॉलिसी जो है वो अनाउंस होती है। तो बी टेक इट एज कि करंट अफेयर्स में कोई अनाउंस हुई तो वो आपके आ गई, ठीक है, या फिर आपके इन जनरल कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। देन उसके बाद में एक और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कितनी है राजस्थान के अंदर में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका एग्रीकल्चर के जस्ट बाद में जो टॉपिक मेंशन्ड है वो है आपका कौन सा, लाइव स्टॉक।
है ना, लाइव स्टॉक। अब आप देखिए कि राजस्थान के अंदर में मेनली किस प्रकार की फार्मिंग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो आपके होती है, राइट। मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर में आप यहां पर क्रॉप भी उगा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि हमारा मॉनसून इतना बेटर नहीं है, इस वजह से हमें इकोनॉमिक जो है वायबिलिटी चाहिए होती है, सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लाइव स्टॉक भी पैरेलली जो है उसको जो है यहां पर मेजर फार्मर्स जो हैं उसको भी आपके रीप करते हैं, ठीक है। सो लाइव स्टॉक जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका जो रहेगा। तो एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक ये टॉपिक अपना है, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो होता है उसके अंदर में क्या क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स, ठीक है। सो आप देखिए कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर में न सिर्फ क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के साथ साथ में आप देखिए अभी मैंने आपको बताया एनिमल हस्बेंड्री, या तो आपको एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिल सकता है या फिर इसकी जगह आप लाइव स्टॉक भी लिख सकते हैं, यानी कि आपके बेसिकली क्या है, एनिमल की रियरिंग करना, ठीक है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखिए कि फिश, तो फिशरीज जो होती हैं ये भी आपके एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के अंदर में आती है। एंड देन आपका जो फॉरेस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर में देखिए लुम्बरिंग वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, तो फॉरेस्ट्री जो है ये भी आपके एग्रीकल्चर के अंदर ही जो है इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कितनी है, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे लार्जली अगर हम देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया वाज मोर और लेस एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना, ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग हो रही थी, फार्मिंग भी एक्चुअली सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रही थी, ठीक है, सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग होती थी, ठीक है, कि खुद ही उगाओ और खुद ही खाओ, वैसा ही। तो आप देखेंगे कि राजस्थान में भी जब हमने देखा था तो मेजर जो पॉपुलेशन है वो कौन सी है, रूरल पॉपुलेशन है, कितना परसेंट, 75.1% आपकी रूरल एरियाज में रहती हैं। तो रूरल एरियाज में जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो कौन सी आपकी, एग्रीकल्चर मेजर ऑक्यूपेशन है। आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 62%, दैट इज मोर देन, आप देखो कि 60%, है ना, इंडिया के अंदर में भी लगभग आपके मोर देन 50% ओवरऑल अगर हम बात करें पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इटसेल्फ। तो 62% जो है वो आपके या तो एग्रीकल्चर या फिर इस एलाइड सेक्टर के अंदर में जो है ना, ये वाला पूरा का पूरा आपका एलाइड सेक्टर है, ठीक है। एग्रीकल्चर में तो क्रॉप्स आ गई, तो एलाइड सेक्टर के अंदर में वो डिपेंडेंट है फॉर लाइवलीहुड। इसमें भी अगर आप एक मतलब जो है ओवरऑल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लार्जली देखो कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रखा होता है, मतलब घर की महिलाएं जो होती हैं वो ज्यादा खेती के कार्य में एंगेज्ड होती हैं, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम बात करें कि हमारे यहां पर कैसा नेचर है या की कैरेक्टरिस्टिक्स राजस्थान के अंदर में एग्रीकल्चर की क्या है। सो उस सिनेरियो के अंदर में आप देखिए प्राइमरीली अगर हम बात करें, मैंने आपको क्लाइमेट बताया था, क्लाइमेट के अंदर में 4 से 4 मंथ्स जो होते हैं वो अपने कौन से होते हैं, मॉनसून के मंथ्स होते हैं। इन 4 मंथ्स के अंदर ही आपका जो है बेसिकली एग्रीकल्चर मेजरली किया जाता है, और उस समय जो किया जाता है उसको हम खरीफ जो है एग्रीकल्चर अपना बोलते हैं। राजस्थान का जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी कैसा है, रेन फेड है ना, कि ज्यादातर आपके जितने भी वाटर के सोर्सेस हैं वो सारे के सारे इस मॉनसून के शॉर्ट पीरियड के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सो पीरियड ऑफ मॉनसून यहां पर आपका क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर में आपको जो रेनफॉल का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और क्योंकि रेनफॉल का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है मॉनसून के पीरियड के अंदर में, कहीं बहुत अधिक वर्षा हो गई, कहीं बहुत कम वर्षा हो गई, ठीक है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी ले लीजिए या राजस्थान के पर्सपेक्टिव में भी ले लीजिए, इट इज गैम्बल ऑफ मॉनसून, यानी कि मॉनसून का जुआ कहलाते हैं, कि मॉनसून हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं हुआ। अब आप देखो कि रिसेंटली अभी जो रबी क्रॉप उगाई जा रही है तो कुछ ऐसे जगह थे जहां पर आपके ओलावृष्टि हुई, नाउ दैट इज नॉट नॉर्मल, है ना, नॉट नेचुरल। अब फार्मर के हाथ में सिर्फ इतना था कि उसने रबी की क्रॉप को उगा दिया, ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आपके रीप करते करते कितनी जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक जो है
वेरिएशंस आएंगे और वो उसके प्रोडक्शन को इंपैक्ट करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए ये बेसिकली क्या होता है, गैम्बल ऑफ मॉनसून कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको क्लाइमेट का जब मॉनसून पढ़ाया था तो क्लाइमेट की मैंने कैरेक्टरिस्टिक भी बताई थी। उसके अंदर में एक चीज क्या बताई थी कि राजस्थान के अंदर में मॉनसून आता तो बहुत देरी से है और जाता बहुत पहले है। तो एक ये आपकी की कैरेक्टरिस्टिक है कि देयर इज व्हाट, ऑनसेट ऑफ मॉनसून जो है वो राजस्थान में क्या है, लेट होता है ना। आपके जो है 25 जून की डेट हमने देखी थी, ठीक है, जो न्यू डेट हमने देखी थी, ठीक है। तो उस वक्त आपका जो है मॉनसून आता है और लेट विड्रॉल होता है, लगभग आप सॉरी अर्ली विड्रॉल होता है, यानी 15 सितंबर से पहले ही आपका जो है वो विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। तो आपका देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, यहां पर रेनफॉल का कैसा है, रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रेनफॉल में आपके एक तो हाई वेरिएबिलिटी है, हाई वेरिएबिलिटी है, और दूसरा हाई क्या है, वेरिएशन भी है, ठीक है। हमने देखा झालावाड़ वाला वो जो रीजन है जहां पर रेनफॉल काफी अच्छा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं तो आपका रेनफॉल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही लो हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने साउथ टू नॉर्थ में भी वेरिएशंस देखे थे, राइट। सो देयर इज अ वेरिएशन इन द टाइम स्प्रेड ऑफ रेनफॉल, है ना। रेनफॉल कैसी होती है, स्कैंटी होती है, प्रभावित करता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वर्षा ना तो ना सही, हम ग्राउंड वाटर की हेल्प ले लेते हैं, ग्राउंड वाटर की हेल्प ले लेते हैं, जो कहां काम आएगा आपके इरिगेशन में। तो मॉनसून जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट जो मेजर क्रॉप्स होती हैं वो आपके खरीफ क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके जून जुलाई के महीने में सो की जाती हैं, ठीक है। वेर एज इरिगेशन डिपेंडेंट जो होंगी वो कौन सी होंगी, आपके रबी की क्रॉप्स होंगी, और मेजरली वो क्या है, आपके विंटर की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, राइट। सो ग्राउंड वाटर जो है वो भी राजस्थान के अंदर में लिमिटेड है, ठीक है। सो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो रैपिडली गिर भी रहा है कई जगहों पे, है ना। कई जगहों पे जो है डार्क जोन्स जो है नोटिफाई की गई हैं वाटर के पर्सपेक्टिव से। सो इन दैट सिनेरियो बेसिकली क्या है, राजस्थान के पास में प्रॉपरली वाटर रिसोर्सेज नहीं है, तो अपना एग्रीकल्चर इतना प्रॉस्परस नहीं है जितना कि बाकी कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स की बात करें तो उस सिनेरियो में, ठीक है। लेकिन फिर भी राजस्थान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो राजस्थान के इकोनॉमी की बैकबोन है, ठीक है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी ये अभी तक करेक्ट है, ठीक है। सो बैकबोन ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काफी अच्छा है, ठीक है। अराउंड आप देखो 27% आप देखेंगे जो राजस्थान की स्टेट जीडीपी बोलते हैं, जीएसडीपी का मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज योर जीएसडीपी, ठीक है। सो इसका लार्ज कंट्रीब्यूशन होता है। नाउ सी यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना है, नियर अबाउट आपका नियरली 27% कंट्रीब्यूशन जो है ना एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर सेक्टर का है, ठीक है। किसके अंदर में, स्टेट की जीएसडीपी के अंदर में, स्टेट की राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसके अंदर में नियरली आप याद कर लें 27, एग्जैक्ट फिगर याद करने की फॉर द टाइम बिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, जब मैं इकोनॉमिक रिव्यू करवाऊंगा वहां रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अभी 27% लिख दीजिए या 26.92%, ये करंट प्राइस के ऊपर में जो है ना आपका रहेगा, करंट प्राइस यानी कि 2024-25 अभी जो रिसेंटली है, ठीक है, उस ईयर के अंदर में आपका जो है 24-25 के अंदर, जहां इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखो, ऑल इंडिया का भी अगर आपसे पूछे लगभग आपके 18% जो है ना शेयर आप मान के चलिए, ठीक है, शेयर है एग्रीकल्चर का, ठीक है, किसके अंदर में, इंडिया की जीडीपी के अंदर में, इंडिया की जीडीपी के अंदर में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो भी आपके लगभग 18% है, जो लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि लगभग आपके 27% है, ठीक है। पर तो एक बड़ा पार्ट जो है एग्रीकल्चर जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है, इन द जीडीपी जीएसडीपी ऑफ राजस्थान, ठीक है।
नाउ सी, इसको बहुत ज्यादा वैसे नहीं याद करना है, ठीक है, जब इकोनॉमिक रिव्यू करेंगे वहां हमें याद करना है। तो दैट मीन्स अगर आपके सिलेबस में इकोनॉमिक रिव्यू होगा तो तभी हम पढ़ेंगे, अदरवाइज यू नीड नॉट टू फोकस ऑन दिस। बस लेकिन एक मेजर आइडिया लग जाए कि एक्चुअली हमने जब देखा कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के अंदर में क्या क्या आते हैं, क्रॉप्स आते हैं, लाइव स्टॉक आते हैं, फिशरीज आती हैं और आपके फॉरेस्ट्री आती है। तो किसका कितना शेयर है अगर हम देखें तो क्रॉप्स का सबसे ज्यादा आपका शेयर है, नहीं इनफैक्ट लाइव स्टॉक का सबसे ज्यादा शेयर है। नंबर 1 पर आपका कौन है, लाइव स्टॉक, 46.77%। जो पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, उसमें से आपके मेजर जो है वो लाइव स्टॉक है। अब तो आप देखो क्रॉप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके जो है भेड़ बकरियां, गायें जो है, अपना जो है बफेलो, ठीक है, हॉर्सेस एटसेट्रा, ये जो जितना भी लाइव स्टॉक के अंदर में आते हैं, ठीक है, उनका रियरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है। दूसरा आपके जो है क्रॉप आपके 46.17% है, ठीक है। तो लगभग आपके 46 और 46 लगभग आपके ये हो गया, ठीक है। मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों का ही है, 1 और 2। देन उसके बाद में आप देखो कि आपके फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो है उसका लगभग आपके 6.5% जो है शेयर है, और फिशरी का बहुत कम ही है, लेस देन आप देखो 1% है, यानी 0.51% का आपका जो है फिशरीज का है। फिशरीज भी कहां हो रही है, राजस्थान के अंदर में फिशरीज। देखो वाटर सोर्सेज कहां पर हैं, कौन से वाटर सोर्सेज होंगे, क्या रिवर्स पेरिनियल है, नहीं है। रिवर अगर पेरिनियल नहीं है तो रिवर्स के अंदर में फिशरी होना तो संभव नहीं है, सिवाय चंबल के, और कोई ऐसी रिवर नहीं है जो लगातार बहती है, ठीक है। तो मेजरली कहां पर, कौन से एरियाज में होंगी ये फिशरीज, डैम एरियाज, ठीक है। मैंने आपको जब जो है बिसलपुर डैम बताया था तो वहां पर मैंने एक बताया था आपको कि उसके अंदर में, जो कि टोंक में लोकेटेड है, उसके अंदर में एक एक्वेरियम भी जो है वो बना है, ठीक है। तो वो फिश एक्वेरियम जो बना हुआ है वहां पर फिशरीज प्रमोट की जा रही है, ठीक है, तो फिशिंग हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहली जो एस्पेक्ट है जिसको हमें पढ़ना भी है, ठीक है, वो है आपके देखो कि राजस्थान के अंदर में अगर आपसे कोई ये पूछे सीधा ही कि बताओ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितनी हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो किससे बना हुआ है, एग्रीकल्चर वर्ड, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट से बना हुआ है। एग्रीकल्चर और क्लाइमेट का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान को जो है 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फार्मर्स अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर में किस टाइप की फार्मिंग करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब आपके क्रॉप प्लस आपके क्या है, लाइव स्टॉक रियरिंग, है ना, ये दोनों चीजें मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर में आपके इंक्लूडेड है। तो कोई आपसे ये पूछ ले मिक्स्ड फार्मिंग में क्या क्या आता है, तो क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। देन उसके बाद में आप देखिए कि राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने कई सारे चैलेंजेस भी हैं। उनमें से देखो मॉनसून तो एक चैलेंज है ही, है ना, वाटर की अवेलेबिलिटी इज अ बिग चैलेंज, ठीक है, वाटर की स्कैरसिटी एंड इट्स इनएफिशिएंट यूज भी है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो कि यहां पर, है ना, जो कल्टीवेशन वाला जो लैंड है, ऐसा नहीं है कि बहुत एकड़ की जमीनें जो है राजस्थान के अंदर में पड़ी। आप देखो हमने क्या पढ़ा था, डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में कितना परसेंट पार्ट था राजस्थान में, डेजर्ट एरिया कितना परसेंट था, 61% जो है डेजर्ट एरिया। दैट मींस व्हाट, दैट इज नॉट दैट, ठीक है, गुड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। सो जहां आपके जो है रिवर बेसिन्स आ रहे हैं, वहां पर आपके जो मेनली आपके जो ईस्टर्न प्लेन्स वाले हमने पढ़े थे वो एग्रीकल्चर के लिए फिट है। तो आपके ज्यादातर एग्रीकल्चर जो होता है वो मैक्सिमम कहां पर हो रहा है, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो आपका ईस्टर्न प्लेन वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो स्कैटर्ड, और दूसरा क्या होता है, स्मॉल फार्म्स। अब आप देखिए पॉपुलेशन टाइम टू टाइम बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब 4 भाई हैं, तो 4 भाई क्या करेंगे, उस लैंड को डिवाइड करेंगे आपस में। सो डिवीजन ऑफ लैंड हो रहा है, उसकी वजह से आपके क्या है, स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब अगर फार्मर्स स्मॉल हो गए, एक तो लैंड लिमिटेड है, उसके बाद उसके भी डिविजन्स हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाएंगे, इसका मैकेनाइजेशन नहीं कर पाएंगे, हम बड़ी बड़ी मशीनरीज यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर होगा वो सबसिस्टेंस लेवल का ही होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने यूज के लिए ही हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, बाहर कॉमर्शियली बेचने के लिए इतना ज्यादा या सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ये चीज है। उसके बाद में देखो क्लाइमेट के जो चेंज के जो इंपैक्ट्स है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिसेंटली अभी ओलावृष्टि हुई, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन क्या हुआ कि जैसे मेडिटेरियन सी जो है वहां से आपके वेस्टर्लीज आई थी, वेस्टर्लीज आई तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मैं आपको बताया था,
जिसकी वजह से बारिश जो विंटर में होती है उसे हम मावट बोलते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अभी देखो टाइमली विड्रॉ हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो विड्रॉ नहीं हुई जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज स्नोफॉल इन नॉर्दर्न जो है आपके इंडिया, और उसी का कारण था कि सडनली आप देखिए कि नागौर, चुरू, इन बेल्ट्स के अंदर में, बीकानेर, इन जगहों पे क्या हुई, ओलावृष्टि। अब यहां पर आपके क्या क्रॉप्स उगाई हुई है, जीरा। जीरा कितनी सेंसिटिव होती है, मतलब उसके ऊपर आपने एक हल्का सा भी, जैसे अभी क्योंकि उसका सो करने का टाइम आ गया, दैट मींस दे नीड हाई टेम्परेचर, और एक तो बारिश हुई वो भी डिजास्टर्स है, दूसरा हेल के रूप में हुई है, ओलावृष्टि के रूप में हुई है। तो उस सिनेरियो में वो पूरी की पूरी उसकी जो है वो नीचे झड़ जाएगी, एंड दैट वुड बी नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। उसको जितना हेल्दी होना चाहिए था सीड को, उतना हेल्दी नहीं होगा। सिमिलर इज द केस विद, आप देखिए कि आप लोगों ने सोशल मीडिया में कई बार देखा होगा इन दिनों, पिछले साल इसी समय लगभग आपके जो है ना, जब गेहूं की फसल काटी जा रही थी, तो आपने कई सारे ऐसे देखे होंगे कि गेहूं के खेत जो मतलब जो हैं फार्म्स हैं, वो पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हैं, है ना, एक किसान रोता हुआ वहां पर साइड में, और ऐसे वेरियस पिक्चर्स सोशल मीडिया पे हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो है ना नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से फार्म जो है, फार्मर जूझ रहा है। टाइमली देखो, टाइमली अगर बारिश नहीं हो रही है, वो भी एक क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है। ठीक है, हमने देखा था 10 दिन लगभग डिले हो गई थी, है ना, 15 जून को आनी थी, वो 25 जून को आ रही है ना, तो दैट इज ऑल्सो एन इंपैक्ट। अब देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न को जो है प्रभावित करते हैं, मतलब आप कौन सा जो है खेती करेंगे, किस क्रॉप की खेती करेंगे, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बस इनके फैक्टर्स के नाम याद करो, ठीक है, और एक पर्सपेक्टिव रख लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। देखिए फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, तो फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला जो है ना, वो आएगा आपका क्लाइमेट, क्योंकि हर एक क्रॉप की एक आइडल टेम्परेचर होता है, ठीक है, आइडल रेनफॉल का सिनेरियो होता है कि इतनी रेनफॉल उसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो क्लाइमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में आप बात करेंगे रिलीफ, है ना, प्लेन्स है या हिली रीजन है, राइट, सो दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ठीक है। जितना ज्यादा आप देखिए कि रिवर बेसिन्स के अंदर में होगा, फ्लैट प्लेन्स होंगे, तो वो उतने ही ज्यादा उसमें क्या होगी, एलुवियल सॉइल भी होगी, एंड दैट वुड बी रिच फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल अगेन आप देखिए, जहां जहां एलुवियल सॉइल होती है, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, है ना, तो जहां फर्टाइल सॉइल होगी या जहां पर ब्लैक सॉइल होगी, जैसे आपका डेक्कन वाला जो प्लेटू वाला रीजन है, या यूं बोलूं कि हाड़ौती वाला जो प्लेटू वाला रीजन है, उसके अंदर में आपके कॉटन सॉइल आसानी से हो सकती है। सिमिलरली आपके जो एलुवियल सॉइल है, उसके अंदर में किसी भी टाइप की क्रॉप्स हो सकती हैं। लेकिन डेजर्ट सॉइल, अब यहां पर ये सॉइल है, इस सॉइल को पानी चाहिए, पानी मिलता नहीं है, रेनफॉल के कुछ स्कैंटी, अब आप देखो 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल वाले हैं, एरिड वाले रीजन है, तो अब वहां पर प्रोमिनेंट जो क्रॉप होगी वो उसके अनुसार होगी, किसके अनुसार, सैंडी सॉइल के अनुसार। अब सैंडी सॉइल में ऐसी कौन सी क्रॉप है जो सबसे कम बारिश में आपके जो है उग जाए, तो वो आपके बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, बाजरा आएगी, राइट। सो उस तरीके की क्रॉपिंग होगी। देन आप देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि 4 महीने ही है मॉनसून के, और उसमें भी जितना पानी मिलेगा उसी के अनुसार हमें जो है क्रॉपिंग करनी है। अब आप देखिए कि इंडिया, राजस्थान के अंदर में एग्रीकल्चर की सूरत किसने बदली, इंदिरा गांधी जो कैनाल आई उसने बदल दी, बिकॉज उसने इस पैरामीटर को जो है एकदम से बदल दिया, है ना। गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले जो रीजन है, स्पेशली गंगानगर, ठीक है, उसको फूड ग्रैनरी ऑफ राजस्थान बना दिया, है ना, जहां पर बिल्कुल बारिश, मतलब आप देखिए बारिश नहीं हो रही थी प्रॉपर, जहां बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, वहां पर अब आपके जो हैं ऐसे मतलब एक्सटेंसिव लेवल पे कल्टीवेशन हो रहा है कि वो बाहर सरप्लस जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग। उसी तरीके से आप देखिए सेम चीज आपके जो है नर्मदा कैनाल, नर्मदा कैनाल जो है, ये नर्मदा कैनाल जो आई, ये आपके बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं नर्मदा कैनाल के। अब इसकी वजह से ईसबगुल की खेती जो है ना, वो यहां पर इन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर में पॉसिबल हो पाई, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, जहां पर बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, बैरन लैंड्स थे, वहां पर पानी मिलते ही आपके सॉइल फर्टाइल है, बिकॉज सैंडी सॉइल क्या होती है, अगर इसको पानी मिल जाए तो वो सोना है, इतनी फर्टाइल सॉइल होती है, उसके पास में मिनरल्स खूब होते हैं। तो दैट इज अ फैक्टर, ठीक है, जो इंपैक्ट करते हैं आपके क्रॉपिंग पैटर्न को, है ना। तो अब अगर आपके पानी नहीं है तो आप बाजरे की तरफ जाओगे जो कम पानी वाली क्रॉप्स हैं, और अगर पानी की अवेलेबिलिटी फुल है तो आप वाटर
जो है इंटेंसिव क्रॉप्स जो होती हैं उनकी तरफ जाओगे, है ना, आप राइस की तरफ भी जाओगे। हमने देखा बूंदी के अंदर में पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी, तो बूंदी राइस के लिए जाना भी जाता है, राइट। तो ये है। देन उसके बाद में आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी कई जगह पर जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर में सीधी सी बात है, सबसे पहला तो पैसा ही है, ठीक है। पैसा होगा तो किसान क्या करेगा, सीड खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, राइट। उसके बाद में दूसरा जो फैक्टर होगा इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब जैसे इस तरीके के अनवांटेड हेल स्टॉर्म वगैरह हो गया, और अगर क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाता तो एटलीस्ट कुछ पार्ट जो है वो रिकवर कर सकता है, ठीक है, जितना भी उसने इनपुट में लगाया है। तो दैट इज ऑल्सो देयर। और क्रेडिट अवेलेबिलिटी किसके थ्रू होती है, जैसे आप देखो किसान कार्ड है ना, किसान कार्ड के थ्रू इसको जो है लोन मिलता है, बैंक्स के थ्रू लोन मिलता है, ठीक है। सो ये है आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू लोन मिलता है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये भी लोन्स देती हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में अपने को नहीं सोचना, बस इसको जस्ट लर्न इट आउट एंड रिमेंबर इट कि ये चीज होती हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगेन आप देखिए बीज स्वावलंबन योजना हम पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जिसकी उद्देश्य क्या होंगे कि सीड के अंदर में फार्मर्स को ट्रेडिशनल सीड को कंजर्व करने के लिए उनको सस्टेनेबल मतलब इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, ऐसी कई सारी जो है स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर की, हम देखेंगे जो कि क्या है आपके जो है क्रॉपिंग पैटर्न को बहुत प्रभावित करती है। एक आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, फार्मर्स ने दिल्ली के अंदर में बहुत टाइम पहले प्रोटेस्ट की थी, राइट। उनका काम मानना यह था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कुछ क्रॉप्स के ऊपर उनको वो बढ़ाना चाहिए या फिक्स कर देना चाहिए। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये क्या है, ये उन क्रॉप्स के लिए, ठीक है, जैसे ही मार्केट में आएगी तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू एक्वायर कर लेती है और फार्मर को कम से कम उतना दाम मिलेगा ये एश्योर कर लेती है। तो उसकी वजह से जिसकी एमएसपी सबसे ज्यादा होती है, फार्मर क्या करता है, बजाय इसके कि लेटेस्ट से कि आप देखिए जरूरत है मेरे को गेहूं की, फूड क्रॉप है मेरे को कंज्यूम करना, लेकिन किसी ने बोल दिया कि भैया जो है गेहूं की बजाय कुछ और तुम क्रॉप उगाओगे, तारा मेरा टाइप और इस तरह की तो उसकी एमएसपी और ज्यादा है। नाउ सी द फार्मर वुड बी कंपेल्ड, है ना, या एनकरेज्ड टू सोव दैट सीड बिकॉज उसको पैसा दाम अच्छा मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो है ना बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया ना, जहां उसको फूड क्रॉप उगानी थी वहां पर उसने कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिया, अगर कैश क्रॉप का अच्छा मिल रहा है तो दैट इज अ थिंग। देन उसके बाद में साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, अभी हमने बात की, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग जो है वो डिसाइड करेगी आप सब्सिस्टेंस लेवल की फार्मिंग करेंगे, ठीक है, जो खुद के यूज के लिए ही करेंगे, कोई सरप्लस नहीं आएगा, या फिर आप जो है एक्सटेंसिव लेवल पे फार्मिंग करेंगे, यानी कि आप कॉमर्शियल लेवल पर फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, जहां मशीन्स का यूज कर रहे हैं। तो जितना बड़ा जो है लैंड होल्डिंग का साइज होगा उतना ही बेटर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और जितना छोटा होगा उतना ही लो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन होगा, ठीक है। देन उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तो नई नई जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मशीन्स आ रही हैं, है ना। अब आप सोचो कि गवर्नमेंट ने देखो पहले फार्म क्या करता था कि वो स्प्रे करता था, हाथ से करता था, तो उसके कई सारे हेल्थ पे इफेक्ट्स होते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली जिसमें जो है वो ऐसे युवाओं को जो है बेसिकली ड्रोन चलाना सिखा रही है, जो कि एग्रीकल्चर में ड्रोन के थ्रू फिर वो क्या है केमिकल्स को और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर देंगे। तो दैट इज व्हाट मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, ठीक है। तो जैसे जैसे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं, है ना, हमने माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक्स जो है इजराइल से लेकर के आए, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब ये क्या है, जब राजस्थान जैसे स्टेट में जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, पानी बिल्कुल प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आप देखो ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है वो क्या करते हैं, वाटर को सेव कर रहे हैं और उसका बेटर जो है आउटकम दे रहे हैं। सो दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज इटसेल्फ, ठीक है। देन उसके बाद में सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं ये भी कई बार बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि भैया मेरा पड़ोसी क्या उगा रहा है मैं भी वही उगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनली क्या है ऐसा ही उगाया जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक जो मैंने आपको बताया जैसे एमएसपी वाला है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं, ब्रॉडली बस आपको पिक्चर रखना है कि हाँ ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और आप ऑप्शन जब रीड करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता भी चल जाएगा, ठीक है। नाउ सी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन राजस्थान जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं राजस्थान में, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको ब्रॉड ओवरव्यू दूंगा फिर हम उसकी डिटेल्स के अंदर में जाते जाएंगे, ठीक है। जो 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर में आप देखेंगे कि
पहले 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, मतलब जो फर्स्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसके 3 डिवीजन है, ए, बी और सी। ठीक है, फर्स्ट के आपके 3 डिवीजन है। ठीक है, सो यहां पर आप देखिए, अब आपको वो फिजियोग्राफी वाला जो पार्ट है ना, पिक्चर, वो याद करना है। ठीक है, उसी में सारी चीजें आएंगी। ठीक है, सबसे पहला इसका नाम अभी भले याद ना हो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जस्ट रीड इट आउट। ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी हो, फिर हम डिटेल में इसको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली जो 1A जोन है, क्या है आपकी 1A जो जोन है वो आपकी क्या है, एरिड वेस्टर्न प्लेन। नाम क्या है उसका, एरिड वेस्टर्न प्लेन। अब इस एरिड वेस्टर्न प्लेन के अंदर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर आ रहे हैं, जोधपुर है, ठीक है, फलोदी है जो जोधपुर से अलग हुआ, बाड़मेर है, और बाड़मेर से अलग हुआ आपका बालोतरा है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जोधपुर, बाड़मेर, और जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, और आपके जो है बाड़मेर से अलग हुआ बालोतर। ठीक है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर में मेजरली अगर हम बात करें तो 1A। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि यहां पर मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती है। खरीफ क्रॉप्स मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, फिर हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि जो है खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। खरीफ क्रॉप्स जो कि आपके क्या होती हैं, बेसिकली जून जुलाई महीने के अंदर में उगाई जा रही हैं। ठीक है, और रेन डिपेंडेंट होती हैं। रबी क्रॉप्स आपके विंटर्स के अंदर में उगाई जा रही हैं। ठीक है, ये आपकी जो है विंटर्स की क्रॉप है, ये आपके समर्स की क्रॉप है। ठीक है, राइट। अब यहां पर आपके देखिए बाजरा, मोट, सीसम। ठीक है, बाजरा, मोट, सीसम ये आपके इसके अंदर में आती हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद में रबी की क्रॉप्स अगर आप देखें तो वीट, मस्टर्ड और क्यूमिन सीड, वीट, मस्टर्ड एंड क्यूमिन सीड ये आपके उगाई जा रही हैं। इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा ना फॉर द टाइम बिंग यू ट्राई टू जस्ट मेमोराइज इट। ठीक है, विल लेटर फेज में हम इसको एक एक डिटेल में सारी चीजें लिखेंगे और लास्ट में वापस मैं आपको समरी में बताऊंगा भी। फॉर द टाइम बिंग जस्ट ग्रास्प इट व्हाट यू थिंक इट आउट, कि हाँ, ताकि एक पिक्चर मैप की जो है ना पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे हमने फिजियोग्राफी के अंदर में एक एक पिक्चर बना दी थी ना, वैसे यहां पर आपकी बन जानी चाहिए। तो देखो 1A जोधपुर से शुरू हुए हम। ठीक है, जोधपुर वाला वो पार्ट आया। ठीक है, जोधपुर बाड़मेर वाला पार्ट। देन उसके बाद में 1B। ठीक है, 1B जो है वो आपके इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न जो है प्लेन आ गया, यानी आपका ऊपर चले गए हम। ठीक है, दैट इज योर श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। ठीक है, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ वाला बेल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आप देखिए कि जो मेजर क्रॉप्स हैं खरीफ वाली वो कौन सी है, कॉटन और ग्वार उगाई जा रही है। ठीक है, जबकि यहां पर आप रबी में देखो वीट है, मस्टर्ड है और ग्राम है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, विद ट्रिक्स भी बताऊंगा कि क्या चीजें कैसे याद करनी है। फॉर द टाइम बिंग जस्ट ट्राई टू मेमोराइज द नेम्स इटसेल्फ। ठीक है, और इतनी बार करेंगे ना लास्ट तक कि आपको अपने आप याद हो जाएंगे। थर्ड जो पार्ट मैंने बताया 1 का सी जो है वो आपके क्या हो गया, बेसिकली हाइपर एरिड। हाइपर एरिड है, अब बहुत ज्यादा एरिड है ना। जैसलमेर वाला जो पार्ट है पार्शियली इरिगेटेड, इरिगेशन कैसा है इसमें, पार्शियल है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं है, और है कौन सा, वेस्टर्न प्लेन। ठीक है, सो यहां पर आपके ये 1C इसको डिनोट किया है आपके। ठीक है, तो 1 के 3 पार्ट है। पहला हमने देखा क्या, एरिड है। ठीक है, नाम देखो, पहले एरिड है ना, उसके बाद में इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, एंड देन उसके बाद में हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड। ठीक है, वेस्टर्न आपके प्लेन 1C। उसके बाद में यहां पर आपके मेनली जैसलमेर, ठीक है, और बीकानेर वाला सेक्शन आ गया, और कुछ पार्ट आपका चुरू का। चुरू का कौन सा पार्ट है आपका, रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर, सुजानगढ़ तहसील। ठीक है, यहां पर अभी फॉर द टाइमिंग लेटेस्ट से इसको भूल जाओ कि कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, हम बाद में देखेंगे इसको भी। ठीक है, जो फिर सेकंड जो आपकी है, सेकंड जो है, सेकंड वाले के अंदर में आपके सेकंड ए और आपके सेकंड बी के अंदर में जो है उसको डिवाइड किया गया है। अब यहां पर आपके क्या है, देखो सबसे पहले हमने फिजियोग्राफी में पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, एरिड प्लेन्स। एरिड प्लेन्स के हमने कितने डिवीजन किए, 3 डिवीजन किए। ठीक है, अब आपके सेमी एरिड वाला जो प्लेन्स है उसको आप डिवाइड कर रहे हो, तो अब आपके जो है ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ये आपका सेकंड ए है। ठीक है, अब ट्रांजिशनल प्लेन्स कौन से थे आपके, शेखावटी वाला रीजन। तो शेखावटी वाला रीजन सबसे पहले देखो यहां कुछ पार्ट चुरू का था, ये याद रखना है आपको, हाइपर एरिडिटी में कुछ पार्ट यहां पर चुरू का है। ठीक है, ये नहीं भूलना है आपको। ठीक है, बाकी बचा हुआ जो पूरा पार्ट है चुरू का वो यहां पर आ गया इन सब के अलावा।
ठीक है। देन उसके बाद में सीकर, तो सीकर, चुरुआन, झुंझुनू, तो झुंझुनू आपका यहां पर आ गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद में नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये भी इसके पार्ट हैं, याद रखना है, ठीक है। क्या है? ट्रांजिशनल प्लेन है, ठीक है। प्लेन कैसा है? ट्रांजिशनल है, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम यहां पर कैसा है? इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, हम पढ़ चुके हैं ये दोनों चीजें, ठीक है। सो यहां पर आपके क्या है? कुचामन, डीडवाना भी है, नागौर भी है, झुंझुनू भी है, ठीक है, और सीकर, चुरू, ठीक है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आप देखेंगे 2B। 2B अगेन हमने देखो वहां पर पढ़ा था, ऊपर में हमने क्या पढ़ा था? जो गग्गर प्लेन्स आपका आ गया, गग्गर वाला तो आ गया अपना एरिड वाले में, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? ट्रांजिशनल प्लेन्स पढ़ा थे, ठीक है। ट्रांजिशनल प्लेन जो शेखावटी वाला पार्ट आ गया वो आ गया 1A में, और नागौरी अपलैंड भी पढ़ा था। तो नागौरी अपलैंड और ट्रांजिशनल प्लेन, इन दोनों को मिलाकर के आपका 1A बन गया। अगर हम बड़ी ब्रॉड पिक्चर लें तो नागौर वाला पार्ट आ गया नागौरी अपलैंड में, एंड देन आपका ऊपर शेखावटी वाला, तो ये दोनों तो 1A में आ गया। पीछे नीचे बचा कौन सा? गोडवार, गोडवार लूनी वाला बेसिन, तो ये आपके ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ लूनी, इसको सेकंड B बोल दिया। तो सेमी एरिड के दो डिविजन्स किए हमने, ठीक है। नागौरी अपलैंड से ऊपर वाला, ठीक है, राइट, और उसके बाद में नीचे वाला आपका जो है लूनी बेसिन। अब इसके अंदर में आपके जालोर आ गया, सिरोही आ गया, ठीक है। सिरोही में से एक्सक्लूसिव मतलब कुछ पार्ट निकालना है सिरोही का, कौन सा? आपका पिंडवाड़ा, आबू तहसील, और कुछ पार्ट्स ऑफ ब्यावर जो है ना वो भी आपके इसके अंदर में आ गया। ब्यावर का कुछ पार्ट जैसे जैतारण और रायपुर तहसील, जैतारण और रायपुर अभी आपके जो है ब्यावर के अंदर में है, और वो इसके पार्ट में आते थे, ठीक है। अब देखो गोडवार में हमने पढ़ा था लूनी, पाली आता है, ठीक है, लेकिन इसके अनुसार जो है पाली का कुछ पार्ट एक्चुअली इसके अंदर में ब्यावर में चला गया है, ठीक है, जब डिविजन्स हुए। सो आपके जैतारण और रायपुर ये जो है ट्रांजिशनल प्लेन्स के अंदर में आते हैं, किसके? लूनी के, ठीक है। तो दो ट्रांजिशनल प्लेन्स हो गए, ठीक है। कौन कौन से आपके? एक तो आपका जो है इनलैंड ड्रेनेज वाला और दूसरा है लूनी बेसिन वाला, ठीक है। देन उसके बाद में अब आपके जो है अरावली के इस साइड आ जाओ, ठीक है। अरावली के इस साइड फर्स्ट के 3 डिवीजन होंगे, जैसे हमने फर्स्ट के 3 डिवीजन किए थे वैसे थर्ड के भी 3 डिवीजन करेंगे, ठीक है। थर्ड के 3 डिवीजन कैसे होंगे? सेमी एरिड है सबसे पहला, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स को हम डिवाइड कर रहे हैं अभी क्योंकि अरावली के ईस्ट में कौन से हैं? ईस्टर्न प्लेन्स है, तो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स, थर्ड A आ गया, ठीक है। अब यहां पर सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स में जब ईस्ट में आएंगे तो कौन कौन सा आएगा? जयपुर आएगा, अजमेर आएगा, ठीक है, दौसा आएगा आपका, टोंक, ठीक है, खैरातल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है। और ब्यावर का कौन सा पार्ट? जैतारण और रायपुर को हटाने के बाद वाला पार्ट, ब्यावर का पार्ट जो है वो आपका इसमें आ जाएगा, कौन सा? सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में अब देखो इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, अरावली से जस्ट सटा हुआ है वो तो सेमी एरिड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दूर जाएंगे तब आपका बनास और चंबल बेसिन वाले जो पार्ट आ जाएंगे, राइट। और वो आपके क्या है? रिवर बेसिन जो हैं आपके कैसे एग्रीकल्चर रिच वाले जो होंगे जोन्स होंगे। तो यहां पर आपके क्या है? फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स, मतलब उन रिवर्स का जो फ्लड प्रोन एरिया रीजन है, ठीक है, उसको, तो फ्लड प्रोन ईस्टर्न रीजन, ठीक है, ईस्टर्न प्लेन्स, और उसके अंदर में 3B, ठीक है। अब इसके अंदर में कौन सा आ जाएगा? अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब आप देखो इसमें कौन सी रिवर थी जो इसको कवर कर रही थी? इसमें देखो भरतपुर वाला पूरा डिवीजन आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, भरतपुर से अलग हुआ डीग, करौली भी आ गया, सवाई माधोपुर भी आ गया और अलवर भी आ गया। यहां पर आपके कौन सी थी? एक देखो बाणगंगा थी, दूसरी आपकी गंभीरी थी, और तीसरी आपकी क्या है? बनास जो है वो भी थी, ठीक है। तो ये वाली जो रीजन्स हैं यहां पर आपके याद रखना, एक तो भरतपुर डिवीजन पूरा याद करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भरतपुर के अंदर में भरतपुर, भरतपुर से अलग हुआ डीग, फिर उसके बाद में आपका क्या है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, एंड देन जयपुर के कौन सा पार्ट? अलवर वाला पार्ट भी इसमें आता है, किसके अंदर में? फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर में, दैट इज योर 3B, ठीक है। 3A 3B है, तो 2 में यहां पर 2 हो गए, ठीक है। 2A 2B 2, 2 4, 2 6, 7, 3 10, हाँ ठीक है, 2 ही कट डिविजन होंगे इसके, ठीक है। तो इसके भी 2 ही डिविजन हुए, दैट इज योर 3A एंड 3B, ठीक है। उसके बाद में अब आपका क्या है? सब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन्स 4A, 4A आपका सब ह्यूमिड है, ठीक है। अब मतलब ह्यूमिड वाला पार्ट तो कौन सा होगा? कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़,
ठीक है, वो सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, झालावाड़ में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, तो वो तो आएगा ह्यूमिड में, ठीक है। और उसके अलावा जो बचेगा वो आपके क्या बनेगा, सब ह्यूमिड है। तो पहला कीवर्ड तो क्या है इसके आगे, सब ह्यूमिड, उसके बाद साउदर्न प्लेन्स, ठीक है। तो 4A में क्या आ रहे हैं आपके, उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ में से आपके बड़ी सादड़ी को हटाया जा रहा है, उसके अलावा, ठीक है। फिर आपके राजसमंद आ गया, भीलवाड़ा एंड पार्ट ऑफ सिरोही, ठीक है। कौन सा, पिंडवाड़ा और आबू जो हमने वहां से निकाल दिया था, किस में से, अपने 2 जो है आपका बी में से निकाला था हमने, ठीक है, उसमें से। तो ये जो है एक बार आप देखेंगे पिक्चर में, देखेंगे थोड़ा सा चीजें जो है मैप के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको शायद थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया सब ह्यूमिड, 4A सब ह्यूमिड हो गया। अब नेक्स्ट वाले जो हैं वो दोनों ह्यूमिड है, एक तो 4B है और एक आपका 5 है, ठीक है। अब देखो ह्यूमिड साउदर्न प्लेन्स, तो साउदर्न प्लेन्स को हमने डिवाइड किया, ठीक है, और आपके वो क्या है, ह्यूमिड है, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या है, ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन, तो साउथ ईस्ट में तो आपका हडोती वाला पार्ट आ गया वो, ठीक है। तो 5 तो क्लियर है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ याद करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, इसमें कोई अलग है नहीं। यहां पर आपके देखो वागड़ वाला जो रीजन है, दैट इज योर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 तो ट्राइबल वाले आ गए, ठीक है, 4B के अंदर में, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ गए हम, ठीक है। और उसके बाद में पार्ट्स ऑफ सलूम्बर, उदयपुर से अलग हुआ था सलूम्बर, ठीक है, तो सलूम्बर का पार्ट, ठीक है, एंड चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ वाला जो पार्ट है वो आपके इसके अंदर में, चित्तौड़गढ़ में से बड़ी सादड़ी और बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी जो है वो इसके अंदर में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो मेजरली अगर मैं बात करूं, आपको कुछ ब्रॉड तरीके से थोड़ा सा वापस समझने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक ना बेसिक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि किसके कितने डिवीजन हुए, ठीक है। हमने सबसे पहले एरिड वाले लिए थे, ठीक है, एरिड वाले लिए थे, एरिड के 3 डिविजन्स किए थे, कितने, 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड किया था, किस किस पार्ट में, 1A, 1B और 1C, 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो गया, हमने देखा सेमी एरिड वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो वाले पार्ट के अंदर में डिवाइड किए, सेमी एरिड वाला फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर आपके जो हैं बेसिकली क्या हैं, कैसे थे, प्लेन्स कैसे थे, ट्रांजिशनल प्लेन्स, नाम स्टार्ट कहां से हो रहा था, ट्रांजिशनल प्लेन्स। अब ट्रांजिशनल प्लेन में 2 टाइप के आपके हमने देख लिए थे, आपका 2A और 2B के अंदर में। एक तो आपका क्या था बेसिकली, जो कि इनलैंड ड्रेनेज को डिनोट कर रहा था, इनलैंड ड्रेनेज को डिनोट कर रहा था, ठीक है। और दूसरा जो है वो किसको, ट्रांजिशनल प्लेन्स कौन से थे, लूनी बेसिन वाले, लूनी बेसिन वाले, ठीक है। अब यहां पर आपके एरिड है, ठीक है, ये आपके क्या है, इरिगेटेड है, कीवर्ड याद रखें आप, इरिगेटेड है। पार्ट तो क्या है पूरा, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, वेस्टर्न प्लेन्स, ये है वेस्टर्न प्लेन्स। तो वेस्टर्न प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब पीछे सबके नाम वही आ रहा है। अब यहां पर आगे क्या आ रहा है, एरिड वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है, इरिगेटेड वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या आ गया, हाइपर एरिड, हाइपर एरिड और आपके वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। सो सिमिलरली आपके ट्रांजिशनल प्लेन्स सेकंड आ गया, ठीक है। तो इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है, ट्रांजिशनल प्लेन्स विद इनलैंड ड्रेनेज और ट्रांजिशनल प्लेन्स विद लूनी बेसिन, ये आपके जो हैं 5 डिविजन्स तो हमने देख लिए, जो कि अरावली के क्या थे, वेस्ट के अंदर में थे। ये चीज क्लियर है। उसके बाद में जहां नहीं समझ में आए या नहीं याद आ रहे तो मेरे को बताना जरूर, ठीक है। उसके बाद में आपका जो थर्ड की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड वाला जो है, अब इसके अंदर में थर्ड में आपने क्या किए, 2 डिविजन्स किए, कौन से, थर्ड A और आपका थर्ड B, ठीक है। अब इसके अंदर में एक देखो डिविजन्स हम यहां पर किसके कर रहे हैं, ईस्टर्न प्लेन्स के डिवीजन कर रहे हैं, है ना, ईस्टर्न प्लेन्स के डिवीजन कर रहे हैं। अब सबसे पहला A जो है वो आपका क्या है, सेमी एरिड है, क्या है आपका, सेमी एरिड है, कम बारिश हो रही है, ठीक है। और फिर आपका क्या है, ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा वो वाला ईस्टर्न प्लेन है जहां पर फ्लड आ रहा है, यानी कि आपका फ्लड प्रोन है ना, मतलब रिवर बेसिन्स के अंदर में फ्लड प्रोन और आपका ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है, फ्लड प्रोन वाला रीजन आ गया, दैट इज योर 3B। तो 3A और 3B ये 2 डिविजन्स हुए। उसके बाद में 4 की बात करते हैं, तो 4 के अंदर में अगेन हमने क्या किया, अब यहां पर आपके क्या है, बेसिकली ह्यूमिडिटी के आधार पर ही है, ये आपके ह्यूमिडिटी के आधार पर है। और ह्यूमिडिटी के आधार पर आपने एक तो सब ह्यूमिड बोल दिया इसको और एक आपको ह्यूमिड बोल दिया, लेकिन आप डिवाइड किसको कर रहे हो, साउदर्न प्लेन्स को, किसको कर रहे हो आप डिवाइड, साउदर्न
प्लेन्स को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब आपके 4A जो है वो आपका क्या है, थोड़ी कम रेनफॉल वाला है, तो आपने सब ह्यूमिड लिख दिया, आगे क्या लिख दिया, सब ह्यूमिड, और उसके बाद में आपने क्या लिख दिया, सदर्न प्लेन्स, ठीक है। देन उसके बाद में आपने क्या किया, 4 को B में डिवाइड किया, दैट इज योर नीचे वाला, और नीचे वाला पार्ट जहां पर बारिश ज्यादा होती है। अगर आप लोगों ने वो रेनफॉल वाला मैप याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके से कॉर्नर में कट लगाया था, और यहां पर आपका झालावाड़ तो था ही मैक्सिमम, और ये वाला जो पार्ट था उसके अंदर में बारिश ज्यादा होती थी, एंड ये 4B वाला वो पार्ट है। तो यहां पर आपके ह्यूमिड आ जाएगा ये, और ये आपके क्या है, सदर्न प्लेन्स आ जाएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद में ये अपने जो है 3A 3B 4A 4B, ठीक है। तो याद करना आसान हो गया, देखो 1 के 3, ठीक है, ABC, 2 के 2 AB, ठीक है, 3 के 2 AB, 4 के 2 AB, और 5 अपना अकेला, मतलब हाडोती प्लेटू अपना अकेला। और हाडोती प्लेटू के अंदर में क्योंकि साउथ ईस्टर्न पार्ट में है तो उसको हमने 5 में क्या बोला, साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, और ह्यूमिड है तो इसलिए ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न पार्ट प्लेन्स जो है वो बता दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मैप में थोड़ा सा विजुअलाइज करो अब, ठीक है। आप देखेंगे 1A वाले जो पार्ट हैं वो कौन सा कवर कर रहा था आपका, 1A जो है, 1A वाला वो पार्ट था वो जोधपुर और बाड़मेर, और उससे अलग हुए फलौदी और आपका जो है बेसिकली बालोतरा। तो ये आपका 1A एकदम अलग हो गया। देखो सिंपल सी बात ये है, आपको जब ABC पढ़नी है फर्स्ट की ABC थोड़ी सी सही से पढ़नी है अपने को। देखो यहां पर आपने देखा ये तो एक साथ में है, ठीक है, उसी तरीके से B जो है ना एकदम नॉर्थ में है, ठीक है, तो ये B आ गया। B में आपका ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला रीजन आ गया, और उसके बाद में यहां से आपकी एक ऐसी रेखा बन रही है जहां पर आपका जैसलमेर आ रहा है, बीकानेर आ रहा है, और चुरू का कुछ पार्ट आ रहा है, ठीक है, राइट। सो आपके जैसलमेर हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड है, ये पार्शियली इरिगेटेड जोन है, तो जैसलमेर, बीकानेर और चुरू का कुछ पार्ट, ठीक है। ये तो वो वाला पार्ट हो गए रीजन्स जो कि क्या है 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल वाले इलाके हो गए। यानी हमने फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसके अंदर में हमने फिजियोग्राफी जब की थी तब हमने क्या किया था, इसमें एरिड जो है पार्ट बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी एरिड की। तो अगेन मैं आपको वापस से याद दिलाता हूं, सेमी एरिड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने यहां तक देखा था नागौरी अपलैंड था, ठीक है, तो नागौरी अपलैंड, नागौर वाला वो पार्ट प्लस आपका जो शेखावटी वाला जो पार्ट है वो, और इसको हमने क्योंकि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है या इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है, और ये प्लेन कैसा है, ट्रांजिशनल प्लेन है, हमने बताया था आपको, ठीक है भाई। अरावली और वेस्टर्न जो प्लेन्स हैं उसके बीच का पार्ट है, तो ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशनल प्लेन हो गया, तो नाम याद आ गया ट्रांजिशनल प्लेन। ट्रांजिशनल प्लेन्स विद कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में आपके जो है चुरू का ये वाला जो पार्ट जो इसके अंदर में नहीं आ रहा है, प्लस आपका सीकर वाला जो पार्ट है, झुंझुनू वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो सीकर झुंझुनू, ठीक है, एंड देन आपका नागौर वाला कुछ पार्ट है, ठीक है, डीडवाना कुचमन ये सब आ गया। और ये आपके जो हैं यहां पर ये जो 2B जो है ये एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल कैसा बना रहे हैं कि भाई ब्यावर से कुछ पार्ट जो है वो हमने, हालांकि इसमें पाली भी आएगा क्योंकि पाली छूट गया है, ठीक है, तो पाली भी आएगा इसी में, ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ लूनी बेसिन के अंदर ही। जालोर का पार्ट आएगा, राइट, जालोर वाला पार्ट आ गया, सिरोही का कुछ पार्ट है ना इसके अंदर में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका ये एक ट्रायंगल बना देगा। देन उसके बाद में आप देखो कि ये आपकी अरावली वाली सेगमेंट आ गई। अरावली के 10 इस तरफ आए तो आपके अगेन देखो इस तरफ गए, तब आपने क्या किया, A और B ऐसे किया था, ठीक है। यहां पर आपने किया तो A, देन ऊपर B, एंड देन आपका यहां पर पूरा क्या है C, तीनों पार्ट के डिविजन। यहां पर वापस जब 3 में जा रहे हो तो 3 में कुछ इस तरीके से डिवीजन करो। तो 3 यहां से याद रखना, यहां जाते समय पहले A करोगे फिर B करोगे, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी हमने A और B किया, ठीक है। सो A B सीक्वेंस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअली क्वेश्चंस जब आते हैं ना आपको डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। यहां से आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, डायरेक्टली बोलते हैं बताओ 1A क्या है, 2B क्या है, 4A क्या है, ठीक है, या फिर आपको उन रीजन्स के नाम दे दिए डिस्ट्रिक्ट्स के, और बताओ इसमें से इसका क्लासिफिकेशन क्या है। वहां 1A 2A 3A 3B, जितना इतना मैं एम्फेसिस दे रहा हूं ना इसको इसलिए दे रहा हूं बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप देखो 4A है ना, 4A में यहां पर आपका जो है ये क्या बन रहा है, एक लगभग आपका रेक्टेंगल टाइप बन रहा है जिसके अंदर में आपका उदयपुर आ गया, भीलवाड़ा का पार्ट आ गया, राइट। उसके बाद में आपका चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद आ गया, ठीक है। चित्तौड़गढ़
का कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ है, राइट। सलूम्बर उदयपुर से जो अलग हो चुका है, तो सलूम्बर वाला तो आपके 4B में आ जाएगा। तो 4B में मेजरली आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है, और उसके प्रतापगढ़, एंड देन आपका जो है सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ का कुछ पार्ट आपके इसके अंदर में आ गया, ठीक है। तो दैट इज देयर। अब चित्तौड़गढ़ का कौन सा पार्ट इसमें आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, सोचने वाला बात ये। देखो चित्तौड़गढ़ एक ऐसा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो क्या है, थोड़ा इधर भी है और थोड़ा क्या है, इधर भी है। तो ये वाला जो पार्ट है जहां बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, क्योंकि ये ह्यूमिड में, ठीक है, तो दिस पार्ट वुड बी इंक्लूडेड इन दिस 4B, याद रखना इतना सा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है उदयपुर से वो नहीं है, ठीक है। देन आपका हाड़ौती वाला जो पार्ट है वो कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, दैट इज 5 डिविजन्स। क्लियर हो गए। अब थोड़ा बहुत वापस मैपिंग से देखो, मैंने भी जब बनाया था तो कुछ इसी तरीके से मैपिंग की थी। हाँ, अब तो देखो मैप के नक्शे चेंज हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वी नीड टू लर्न इट आउट। तो हमने देख लो किया था 1ABC, ठीक है, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B एंड 5, ठीक है, इतना। अब इन डेप्थ जो है इन चीजों को हम जो है देखेंगे और अब लिखेंगे, तो थोड़ा सा आपको क्या है आइडिया भी लगेगा कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ब्लाइंडली लिखने से चीजें याद नहीं होती हैं, ठीक है। अभी हम लिखेंगे, जैसे जोन 1A लिख दीजिए, ठीक है। जोन 1A आपकी क्या है, एरिड वेस्टर्न है ना। पहला हम डिवीजन किसका कर रहे हैं, वेस्टर्न प्लेन्स का कर रहे हैं, और वेस्टर्न प्लेन्स के जो डिवीजन है वो हमने कितने किए, 3, 1A 1B और 1C। उसमें से सबसे पहला आपका 1A है। ए हमसे स्टार्ट होता है, याद रखना, जोधपुर से स्टार्ट हो रहा है ए। फर्स्ट का ए जो है वो जोधपुर से स्टार्ट हो रहा है। हम वेस्ट में रहते हैं, वेस्टर्न प्लेन से हैं, तो जोधपुर से स्टार्ट हो रहा है। सो आपके एरिड किस टाइप का है, क्लाइमेट कैसा है, एरिड है, ठीक है। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ना, तो क्लाइमेट बताएंगे पहले, ठीक है। तो एरिड वेस्टर्न प्लेन्स। डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा। एवरेज रेनफॉल आपकी कहां है, एरिड रीजन है तो 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल ही होगी, यहां पर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगी। लेकिन जो रेंज दी हुई है वो 20 से 37 दी हुई है कि इसके बीच में होती है। लेकिन इन जनरल अगर हम फिजियोग्राफी की याद करें तो आइसो हाइट 25 वाली जो लाइन है वो इसको डिमार्केट करती है। एवरेज रेनफॉल तो आपको याद रखना है 20 से 37 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल है, ठीक है। जो याद रखने हैं वो फैक्ट्स मैं आपको बता दूंगा कि ये याद रखने हैं, ठीक है। टेम्परेचर मोर और लेस लिख लो, याद भले रखो ना रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ ये चीज है, ठीक है। जब आप वापस टेम्परेचर वाली सिचुएशंस पढ़ोगे ना, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री तक भी जाता है, मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री तक भी जाता है, ठीक है। मेजर क्रॉप्स तो हमने 2 तरीके की मेजर क्रॉप्स देखी थी, आपके खरीफ और रबी। खरीफ वाली जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं आपके, बाजरा तो बाय डिफॉल्ट ही है। आप देखो बाजरा आप लगभग आपको सब में मिल जाएगा, जिसमें नहीं मिलेगा मैं बताऊंगा, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यानी जहां पानी बहुत ज्यादा होगा वो बाजरा क्यों उगाएगा आप सोचो, है ना। तो पानी वाले जो ह्यूमिड वाले जो रीजन्स होंगे वहां पर बाजरा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में मोट एंड सीसम, ठीक है। बाजरा, मोट एंड सीसम, ठीक है। और रबी के अंदर में आपके कौन सी है, वीट, मस्टर्ड। ये W+M वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये लगभग आपको हर एक के अंदर में मिलेगा। मैं लास्ट में लिखवाऊंगा कि किस में नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्यूमिन का मतलब कौन है, ये अपना जीरा है ना, जीरा। तो जीरा जो है उगाया जाता है जोधपुर के अंदर में, ये याद रखना है, मतलब जोधपुर बाड़मेर वाला जो सेगमेंट है, ठीक है। तो क्यूमिन। सॉइल कैसी है यहां पर, डेजर्ट सॉइल है ना, सैंड ड्यून्स भी है यहां पर, ठीक है। बाकी आप ये भले एओलियन सॉइल यानी कि विंड से बनी हुई सॉइल होती है यहां पर, ठीक है। कोरस सैंड होती है यहां पर, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस डेजर्ट सॉइल याद रखना है, ठीक है। ओवरऑल या सैंडी सॉइल याद कर लो, ठीक है, दैट इज मोर देन एप्रोप्रिएट, ठीक है। और ये ऑफिशियल डाटाज हैं सारे आपके, देखो कि प्रॉपर जिसने मतलब आपकी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है ना राजस्थान की, उससे लिया हुआ टेबल है, ठीक है। सो दैट इज देयर। फिर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो 2 चीजें हम देख रहे हैं यहां पर, एक आपका ARS होगा और एक ATC होगा। ARS क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन कहां पर बना हुआ है, तो आपका एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जो है वो आपके मंडोर जोधपुर के अंदर में है। एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन आपके कहां है, मंडोर जोधपुर के अंदर में है। और ATC
आपके एडेप्टिव ट्रायल सेंटर जो है वो आपके रामपुरा के अंदर में लोकेटेड है। तो इनकी लोकेशंस पूछी जा सकती है कि बताओ कि 1A की जो है ATC कहाँ पर लोकेटेड है, या एडेप्टिव ट्रायल सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, या 1A की जो है एग्रीकल्चर रिसर्च जो आपका स्टेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपके मंडोर के अंदर में जोधपुर में है और रामपुरा के अंदर में एडेप्टिव ट्रायल सेंटर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो नाम बता रहा है ना ट्रायल है, तो ट्रायल का मतलब ये हुआ यहां रिसर्च हुआ, उसके बाद ट्रायल कहां पर करेंगे, यहां पर आकर के करेंगे। दैट मींस व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कोई सीड बनाना है, किसी हाइब्रिड सीड को बनाना है, वो सारी डेवलपमेंट वाला काम कहाँ होंगे, यहाँ मंडोर के अंदर में है। मंडोर में आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो। ठीक है, सो दैट इज देयर। ठीक है, फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए। एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए। ठीक है, पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस। ठीक है, अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स by downloading Rama's Gurukul app. Thank you very much for joining me on this particular session. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों।